दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 498A के केस को लेकर। 498A के केस में दिल्ली हाई कोर्ट का ये स्पष्ट कहना था कि अगर पत्नी के द्वारा इतने समय गुजर जाने के बाद 498A का केस किया जाता है अपने पति के खिलाफ या ससुराल वालों के खिलाफ या किसी अन्य रिश्तेदार के खिलाफ, तो यहाँ पर कुछ मापदंडों पर इस केस को कस लेना चाहिए। उसी के बाद इस तरह के केसेस में जजमेंट देना चाहिए। पहला, क्या पत्नी किसी पर्सनल रीजन से या पति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से या पति को गलत साबित करने के उद्देश्य से या परिवार वालों को बदला लेने के उद्देश्य से किन बातों के चलते पत्नी के द्वारा 498A का केस किया जाता है। जबकि इस केस में पत्नी का ये कहना था कि मैंने 4 माह के बाद केस इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि पति के साथ समझौता कर लूं। लेकिन अगर समझौता करने का प्रयास था तो एफर्ट्स उस तरफ होने चाहिए, ना कि 4 माह का इंतजार करने के बाद पति के ऊपर 498A और 406 का केस कर दिया जाए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पत्नी के द्वारा 498A का केस किया जाता है पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ, साथ ही कुछ रिश्तेदारों को भी ऐड कर लिया जाता है। ये जनरली आप थिंकिंग देखेंगे महिलाओं की कि जब भी महिलाओं को किसी भी प्रकार से अपने ससुराल वालों के ऊपर अनुचित तरीके से आरोप लगाने होते हैं तो उनका प्रयास यही होता है कि या तो वह अपने ननद नंदेव का इसमें नाम खींचती हैं या बुआ फूफा जी का, मतलब जो उनके परिवार से रिलेटेड भी है लेकिन दूसरे परिवार में इन्वॉल्व है, तो ऐसे व्यक्ति को लेकर कहीं ना कहीं उनका सोच ये कहती है कि हम यहाँ पर इस परिवार को इस नजरिए से झुका सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये कमजोर कड़ी होती है हर फैमिली की। तो चलिए आज हम इसी पर समझने का प्रयास करते हैं कि जब महिला के द्वारा इस तरह से किया गया तो आगे दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया गया। तो इस केस में पत्नी के द्वारा पति को, उसके सास ससुर को और साथ ही बुआ और फूफा जी को भी इन्वॉल्व किया गया, जिसमें पत्नी का ये कहना था कि मुझसे बार बार मांग की जाती थी दहेज को लेकर, साथ ही मेरे साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जाती थी। लेकिन पत्नी के पास ऐसे कोई भी एविडेंसेस नहीं थे जहां पर पत्नी के द्वारा ये बात साबित की जाए। पत्नी ने अपने बुआ और फूफा जी पर यह आरोप लगाया है कि मेरे मायके में जो मेरे एक जो फ्लैट है उसको अपने नाम पर करने को बार बार फोर्स किया जा रहा था, जिसमें पत्नी के द्वारा एक तारीख भी दी गई जिसमें पत्नी का कहना था कि करवा चौथ के दिन मतलब 27 अक्टूबर 2018 को मेरे बुआ और फूफा जी के द्वारा मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि जो आपका फ्लैट है वो हमारे नाम कर दो या अपने पिता के नाम से जो फ्लैट है वो फ्लैट आप अपने पति के नाम कर दो। जबकि पति के द्वारा जो एविडेंसेस न्यायालय के समक्ष दिए गए उनमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि यहाँ पर बुआ और फूफा जी का किसी भी प्रकार से परिवार में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना ही उनके वैवाहिक जीवन में ना ही उनकी पर्सनल लाइफ में वो किसी भी प्रकार से कोई भी इंटरफेयर नहीं रखते थे। जब तक मतलब यहाँ तक भी कहें हम कि उनका परिवार में आना जाना भी इस उद्देश्य से कभी नहीं रहा कि वह किसी भी प्रकार से टॉर्चर कर सके, किसी भी प्रकार से कोई भी डिमांड कर सके। साथ ही इस केस में 2018 में विवाह हुआ। 2021 15 फरवरी 2021 को पत्नी अपने मायके चली गई और पति के द्वारा जब शायद 20 जून 2021 को ये केस किया गया, उसके बाद पत्नी के द्वारा 498 और 406 का केस कर दिया गया। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि अगर पत्नी के द्वारा पत्नी के ऊपर शारीरिक मानसिक क्रूरता की जा रही थी, दहेज की मांग की जा रही थी, कोई भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित थी, तो नेचुरली पत्नी 4 माह इंतजार नहीं कर सकती, पत्नी को तुरंत रिएक्ट करना था। लेकिन जब पत्नी से इस बात का जवाब पूछा गया तो पत्नी का ये कहना था कि मेरा प्रयास ये था समझौता करना, लेकिन समझौते के अकॉर्डिंग पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए गए और ये ना ही पत्नी के द्वारा प्रूफ किया जा सका कि नहीं पत्नी ने ऐसे कोई एफर्ट्स लगाए, जबकि पति के द्वारा
ये भी स्पष्ट किया गया कि बुआ फूफा जी का परिवार किसी भी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, ना ही पत्नी के ऊपर कोई भी शारीरिक मानसिक क्रूरता की गई, ना ही पत्नी से कोई डिमांड की गई। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना था कि अगर परिवार में कभी भी किसी चीज को मांग के लेकर उद्देश्य से कहा जाता है, अगर जनरली एक आध बार, तो यहाँ पर इसे हम दहेज की श्रेणी में नहीं रख सकते। हाँ, अगर इसे बार बार रिपीटेड किया जाता है, शारीरिक मानसिक क्रूरता की जाती है, किसी अन्य लहजे में अन्य शब्दों का प्रयोग कर कर कहा जाता है, तो इसे आप दहेज की कैटेगरी में, डिमांड की कैटेगरी में या 498 की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये बड़ा ही शानदार जजमेंट दिया गया और साथ ही बुआ और फूफा जी का इस केस से नाम हटा दिया गया। तो यहाँ पर आप ये चीजें समझ सकते हैं और इस तरह के जजमेंट को आप अपने केस में यूज भी कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर इनका नाम दे दूंगी, जो भी ये केस है आप चाहें तो सर्च कर निकाल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछेगा, मैं प्रयास यही करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं और